किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को बरबटी यानी बोड़ा भी कहते हैं और महाराष्ट्र में इसको बरबटी कहते हैं। वैसे इसको लॉन्ग यार्ड बीन कहते हैं, कई जगह इसको मीटर फली भी कहते हैं और ख़ास करके हिमाचल में इसको मीटर फली के बारे में कहा जाता है। तो आज हम मीटर फली के उत्पादन तकनीक के बारे में कहेंगे और लास्ट में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आप पॉली हाउस में इसकी खेती हो सकती है या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल एक्चुअली ये जो है मीटर फली, हम मीटर फली के नाम से ही इसको बुलाएंगे। मीटर फली की खेती जो है आजकल, चूँकि ये प्रोटीनियस वेजिटेबल है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है और बहुत कम बीमारी इसमें लगती है, कुछ एक चीज़ों को छोड़कर, जिसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। और इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि तुड़ाई में भी आसानी होती है, इसको मार्केटिंग में भी आसानी होती है और इसका अच्छा प्राइस मार्केट में लोग किसानों को मिल जाता है। तो मीटर फली का उत्पादन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या मीटर फली जो है वो हम की खेती अगर वैज्ञानिक तरीके से करनी है तो इसको कैसे करें, क्या इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मेरा कहना ये है कि मीटर फली जो है वो दो तरह की होती है, आपने देखा होगा नॉर्मली। एक तो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का होता है जो बिल्कुल हरा होता है और दूसरा जो है वो थोड़ा सफ़ेद लिए हुए होता है। कई जगह राज्यों में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, खासकर बिहार, यूपी वगैरह या वेस्ट बंगाल वगैरह में आप देखेंगे कि वहाँ जो मीटर फली है वो जो थोड़ा हल्का सफ़ेद लिए हुए होता है, यानी कि डार्क ग्रीन ना होकर के हल्का, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का है, जिसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है मीटर फली का, यानी कि 1 मीटर फली जो है नॉर्मली 1 मीटर तक चली जाती है अगर उसकी जैसी किस्मों के अनुसार इसको हम देखा जाए तो। और तो जो हरे वाली है उसकी डिमांड जो है वो नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा है, जैसे पंजाब, हरियाणा वगैरह, हिमाचल में इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है टेस्ट के मामले में अगर कहें। और एक तीसरी तरह की भी आजकल मीटर फली है जिसको हम पर्पल टाइप का रंग का होता है, यानी कि करीब करीब बैंगनी कलर का, तो उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और तीनों मीटर फली जो है वो, तीनों मीटर फली की खेती के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मीटर फली एक्चुअली में उत्पादन से आपको लाभ है कि नहीं है, या मीटर फली लगाने का कैसे हम इसका उत्पादन करें कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन भी मिले और आपको इससे अभी हम बात करेंगे सबसे पहले जलवायु के बारे में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु मीटर फली के लिए जो सबसे अच्छी जलवायु है वो गर्म जलवायु मानी जाती है और गर्म के साथ साथ अगर आर्द्र जलवायु हो जिसमें नमी की मात्रा वातावरण में हो तो वो और भी अच्छी है। तो गर्म और नम वातावरण वाली जलवायु जो है वो इसके लिए, मीटर फली के लिए उपयुक्त होती है। और मीटर फली की उत्पादन के लिए हम अगर बात करें तो मौसम जो है नॉर्मली जब हम लगाते हैं तो उस समय का मौसम को खास करके ध्यान में रखा जाता है। ज़्यादा बरसात वाला मौसम में ये उतनी अच्छी तरह से नहीं चल पाती जितनी यह गर्मी में चलती है, तो मोस्टली इसको माना जाता है कि गर्म जलवायु की फसल है। और अगर मिट्टी की बात करें कि किस तरह की मिट्टी में इसके, तो सभी तरह की मिट्टी में आप इसका उत्पादन ले सकते हैं, चाहे वो चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी दोमट है या रेतीली मिट्टी है, सब में भी आप इसको ले सकते हैं। रेतीली दोमट है, सब तरह की मिट्टी में। और नॉर्मल पीएच मान जो है इसका जो है 6 से 7.5 के बीच में होता है। मतलब जिस मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में है उसमें इसका उत्पादन बढ़िया होता है। दूसरी बात है कि सबसे विशेष तरह से ध्यान देने वाली इसमें बात है कि खेत में जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए। गर्मियों में इसका को लगाते हैं और बरसात तक यह फलन देता रहता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस खेत में हम लगा रहे हैं उस खेत में कम से कम
जैसे जून के महीने में या बरसात में जुलाई में अगर बारिश ज़्यादा होती है और खेत में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके जो जड़ें होती है वो सड़ने लगती है। इसके जड़ को जो है वो थोड़ा क्या जैसे कह सकते हैं कि जो नमी और पानी और हवा दोनों का अनुपात एक जैसा होना चाहिए। यानी कि उसमें इसके जड़ को अगर पानी में अगर थोड़ा भी ज़्यादा समय तक डूबा रहेगा तो उस कंडीशन में इसकी जड़ें सड़ने लगती है, बहुत जल्दी सड़ती है और बहुत जल्दी रिस्पांस होता है, पौधा आपका खड़ा खड़ा सूखने लगेगा। तो उस कंडीशन में हमको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी का चुनाव वैसा करें जो मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो और साथ में उसमें जल जमाव की समस्या ना हो। अगर जल जमाव की समस्या खेत में है तो उस कंडीशन में हम जो खेत है उसमें जल निकासी का उचित प्रबंध हम पहले से करें। जल निकासी का मतलब है कि एक्स्ट्रा वाटर, जब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गर्मियों में इसको पानी लगाना पड़ता है, लेकिन अगर बरसात का टाइम है तो बारिश का पानी अगर ज़्यादा समय तक बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो पानी उसमें काफ़ी देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये दो बातें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मिट्टी की भूमि की तैयारी के बारे में कि मैं अगर खेत में लगाने से अगर आप मटर फली लगाने का आपने प्लान बना लिया है तो इसके लिए खेत को अच्छी तरह से जोत करके भुरभुरी बना लें। और भुरभुरी बनाने के साथ साथ मिट्टी जैसे खरपतवार है उसको जो निकलता है उसको निकाल दें, या उसकी अगेती जुताई करके 10-15 दिन पहले उसको मिट्टी पलटने वाले हल से छोड़ दें और उसके बाद लास्ट में इसको प्लॉइंग कर करके या पाटा लगा करके इसकी मिट्टी को भुरभुरी बना लें। और मोस्टली इसमें जो हम करते हैं खेत की तैयारी में, तो इसमें अंतिम जुताई के समय कम से कम 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर अवश्य मिलाना चाहिए। गोबर के खाद के प्रति बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्स करता है और गोबर की खाद जो है वो पौधे के जड़ के पास जो है वो ऐसा वातावरण बना के रखता है जिससे इसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भरपूर गोबर की खाद का प्रयोग इसके उत्पादन के लिए करें। दूसरी बात है कि जब इसमें चूँकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि दलहनी फसल के रूप में इसको माना जाता है और दलहनी फसल में इसमें नोड्यूल्स भी बनते हैं कई बार, तो इसके बीज का उपचार भी करना चाहिए। तो इसको जब मटर फली को जो हम लगाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कम देते हैं, बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं होती है, कम मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इसमें डालना पड़ता है। और बाकी जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है और म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जैसे अगर 12-32-16 आप यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम, जिसको मिश्रण खाद भी कहते हैं, जिसमें 12% नाइट्रोजन होता है, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है, तो उसको जो है जब हम लगाते हैं तो इसमें कम से कम कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि वो अंतिम जुताई के समय खेत में करीब 6 से 8 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से, यानी कि 400 वर्ग मीटर में इतना मिला करके 7 से 8 किलोग्राम आप इसको अच्छी तरह मिट्टी में मिला करके खेत में, और तब उसके बाद इसमें नाली बनाएं। अब हम बीज की बात करेंगे। जैसे बीज जो है मटर फली का, वो बीज की मात्रा की अगर बात करें तो 8 से 10 या 8 से 12 किलोग्राम के करीब प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। यानी एक कनाल में करीब आपको आधा किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ जाती है, 400 ग्राम के करीब। और इसके बीज को जैसे खेत की तैयारी करने के बाद आपने खेत को तैयार कर लिया तो उसमें नालियाँ बना ली, तो नालियों में अगर आप इसकी बिजाई करते हैं नाली मेड़ के ऊपर, तो करीब आपने 90 से 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर से 1.5 मीटर के ऊपर नालियाँ बनाते हैं, या 2 मीटर भी आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं। नॉर्मली 1.5 मीटर की दूरी पर या 1 मीटर की दूरी पर आप नालियाँ बनाएं, मेड़ बनाएं, और मेड़ के ऊपर ही आप इसकी बिजाई करें। गर्मियों में चूँकि इसकी खेती होती है तो नाली में भी इसकी बिजाई की जा सकती है। अगर पानी की समस्या है तो नाली में भी इसकी बिजाई की जा सकती है। और बिजाई से पहले जो बीज है उसको आप पानी में भिगो लें, भिगोने के बाद इसको लगाएं। इससे क्या होगा कि अंकुरण जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब हम बीजते हैं, जब बिजाई हम करते हैं, तो बिजाई करने के बाद अगर हम जैसे बिजाई कर लिया हमने, और बिजाई करने के बाद बीज को सड़े हुए गोबर के खाद से ही ढकना चाहिए, ताकि अगर पानी लगे तो एक तो नमी एक समान बनी रहती है जब हम इसमें पानी लगाते हैं,
दूसरा क्या होता है कि जब हम इसको लगा देते हैं तो मिट्टी ऊपर से सख्त नहीं हो पाता, जिससे इसका बीज का अंकुरण आसानी से हो जाता है। बीज की जो गहराई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं बीज की बिजाई करनी चाहिए। और जो बीज से बीज की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी तो मैंने बताया कि 90 सेंटीमीटर 1 मीटर के करीब से डेढ़ लेके 2 मीटर के बीच में रख सकते हैं। ये अपने सहूलियत के अनुसार या और कौन सी किस्म लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, लाइन से बीज की दूरी आपने जो रखनी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर करीब रखनी है, यानी करीब 1 फीट के दूरी पर आप बीज को लगाइएगा। तो बीज को लगाने से पहले आपको इसको भिगोना ज़रूरी है और भिगोने के बाद ही इसकी बीज की बिजाई करनी चाहिए। वैसे नॉर्मली हम बीज जो भी बीज लेते हैं उसको हम उपचार ज़रूर करते हैं, तो बेबिस्टीन से भी इसको या थीरम से या कैप्टान वगैरह से मतलब करीब 1 से 1.5 ग्राम बीज दवाई या 2 ग्राम कह लीजिए आप, 2 ग्राम जो है फफूंदनाशक जो है कैप्टान या थीरम या बेबिस्टीन से को 1 किलोग्राम बीज में मिला करके और इसको उपचारित करके इसको लगाएं। मीटर फली जैसे खेत की तैयारी के लिए मैंने आपको बताया कि 12-32-16 जो आप डालते हैं गोबर की खाद हम डाल रहे हैं और करीब 100 से 150 क्विंटल प्रति 1 हेक्टेयर के हिसाब से, तो मैं तो कहूँगा कि या 200 क्विंटल के करीब तक भी जा सकते हैं प्रति हेक्टेयर। लेकिन उसके अलावा NPK की भी आवश्यकता होती है, तो करीब 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास कम से कम, अगर आपने मिट्टी जाँच नहीं करवाई है तो इतना तो खाद आपको डालना ही चाहिए। तो 30, 60 और 40 के मात्रा में डालें आप, अगर तीनों अलग अलग डाल रहे हैं तो। अन्यथा आप जो है 12-32-16 जो है 6 से 8 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से इसमें ज़रूर डालें। जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को इसमें 2 बार देने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार तो बिजाई करते समय या बिजाई से पहले जैसे खेत की तैयारी के समय, और दूसरा जो है आपने करना है वो जब फूल आने लगता है इसमें, उस समय मिट्टी चढ़ाएं इसके जड़ के पास। और जड़ के पास जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे उसी समय गुड़ाई निराई करते समय आपने इसमें जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जो बचा हुआ शेष नाइट्रोजन यानी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो मैंने बोला, उसको हमने आधा करके 15 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन के हिसाब से आपने पौधे की जड़ के पास डालना है और उसी में मिला करके रखना है आपने। इसमें मीटर फली में सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई कैसे करनी चाहिए? सिंचाई क्योंकि ये गर्मी की फसल है, तो सबसे पहली बात तो ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको बोला कि जब हम इसको बिजाई करते हैं तो बीज को के पास नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अंकुरण भरपूर मात्रा में हो। इसके लिए जो इसके हर से सप्ताह में कम से कम 1 बार सिंचाई की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी। और उसके बाद गर्मियों में हर 10 दिन के बाद या 8 दिन या 10 दिन के बाद, या कह सकते हैं कि ज़रूरत के अनुसार कैसी आपकी मिट्टी है उसके अनुसार इसमें आप सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करते समय ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, नालियों में ही सिंचाई करें और ताकि इसके जड़ों को नमी आसानी से मिल सके। ज़्यादा सिंचाई करने से इसके जड़ को, मैंने बताया पहले भी कि जड़ों को नुकसान होता है। जितना कम सिंचाई करेंगे या यूनिफॉर्म सिंचाई करेंगे जिससे संतुलित मात्रा में, जैसे पानी लगाने के आधा घंटा 1 घंटे के बाद मिट्टी पानी जो है वो ख़त्म हो जाए नालियों में से, ऐसा ही सिंचाई करें जिससे कि इसकी जड़ों की बढ़वार जो है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये ध्यान रखने की बात है। मीटर फली में जो के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण पहलू है, चूँकि यह बेल वाली फसल है और बेल इसका काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इसके बेल का भार जो है या आप कह सकते हैं वो हल्का होता है। तो इसलिए इसके लिए जब भी आप लगाएं तो जैसे ही पौधा 1-1.5 फुट का हो जाए तो आप उसके ऊपर कम से कम 6 से 8 फीट ऊपर आपने मचान बनाना है या तारे जाला डालना है, या जाला डालना बोलते हैं, जिससे इसके पौधे जो है, इसकी बेल जो है आसानी से 6 से 8 फुट ऊपर जा कर के फैल सके। तो उसकी तैयारी आपको ज़रूर करनी पड़ेगी इसमें। और ज़्यादा मजबूती की बात नहीं होती है क्योंकि इसका वज़न बहुत कम होता है और इसकी फलियों का भी वज़न कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। ज़्यादा मजबूत की 4 से 5 महीने तक टिकने वाला जो है जाल बनाना चाहिए। और बाँस वगैरह मजबूत हो, प्लास्टिक की रस्सियों से जाल बनाया जा सकता है।
जैसे ही 1-1.5 फुट का ये पौधा हो जाए तो इसके किनारे इसके पौधे के साथ साथ हम रस्सियां लगा देते हैं या सरकंडे लगा देते हैं या सरारा लगा देते हैं या सरी जिसको बोलते हैं या उस टाइप का, ताकि वो उसको पकड़ के ये ऊपर की तरफ चढ़ सके, जाल तक पहुंच सके। दूसरी बात ये ध्यान रखने की होती है कि कई बार इसके जो शीर्ष भाग होता है वो अपने आप चढ़ने लगता है, अपने आप उसमें पकड़ बन जाती है, एक तने उसके साथ जो है घूमना शुरू होता है। या झाड़ियाँ भी आप इसके किनारे किनारे लगा सकते हैं, तो झाड़ियों के सहारे ये धीरे धीरे ऊपर जाल पर पहुंच जाएगा। बाद में झाड़ियाँ अगर सड़ भी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जैसे ही ऊपर छत जाले तक पहुंच जाएगा उसके बाद इसका फैलाव शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, जाला इसमें बनाना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर आप जाला नहीं बनाएंगे तो इसकी फलियां आपको तोड़ने में मुश्किल होगी, और जालियां बनी रहेगी तो जाला बना रहेगा, ऊपर में आपने जाल बना रखा है तो उससे जो है पौधे जो फलियां है वो नीचे की तरफ लटक करके सीधी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है, तोड़ने में आसानी होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसके मीटर फली के खेत में नॉर्मली जो हम खेती करते हैं तो गर्मियों के मौसम में चूँकि इसको लगाते हैं तो गर्मियों में खरपतवार की समस्या ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन फिर भी कुछ खरपतवार ज़रूर आते हैं। और खरपतवार तो हर पौधे का एक तरह से कह सकते हो कि उसका जो पोषक तत्व है उसको ले लेता है। तो खरपतवार मुक्त आप खेत को रखें। इसके लिए हो सकता है तो आप पलवार भी बिछा सकते हैं, और या फिर आप मेड़ बना करके जैसे मल्च वगैरह बिछाते हैं, उसके अलावा आप प्लास्टिक का मल्च भी बिछा सकते हैं। प्लास्टिक मल्च बिछाने के लिए आपको मेड़ बनाना पड़ेगा, और मेड़ के ऊपर प्लास्टिक मल्च लग करके और उसके बाद उसमें छिद्र करके और उसमें बीज की बिजाई करनी आसान होगी। आपको एक बात और मैं बताना भूल गया कि अगर आप इसका चाहें तो इसकी पौध भी, नर्सरी पौध भी पहले तैयार कर सकते हैं। अगर आप थोड़े एरिया में लगाना चाहते हैं या बड़े एरिया में, तो जो प्रोट्रेज आता है उसमें आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं, बीज को डाल सकते हैं, ताकि उसमें आसानी से जर्मिनेशन हो जाए, अंकुरन हो जाए, और उसमें से निकाल कर इसके जड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। अदरवाइज टमाटर की तरह इसको उखाड़ के नहीं लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए पौधे को आप प्रोट्रे वगैरह जो होते हैं, ट्रेज होती है या कप होता है या चाय का जो कप होता है, उसमें आप इसमें गोबर और मिट्टी का मिश्रण और रेत के मिश्रण को मिला करके उसमें बीज की बिजाई कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही अंकुरन हो जाता है तो इसमें से निकाल करके आप उसको रोपित कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल चूँकि ये लंबी चलती है, नॉर्मली इसको लगाने का टाइम जो है वो मार्च अप्रैल में इसको लगा देते हैं, और कई बार मार्च अप्रैल, कई बार लोग मई में भी लगाते हैं। तो मार्च अप्रैल में इसको लगाना चाहिए। और मीटर फली मार्च में लगने के बाद ये 60 दिनों के बाद इसका जो है करीब करीब पहली तुड़ाई, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बाद इसकी पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद इसको मैंने आपको बताया कि इसके जो फलियां होती है, जाल पर होने के कारण इसकी फलियां नीचे की तरफ लटकती रहती है, तो तोड़ने में आसानी होती है। तो किसान भाइयों, ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सही अवस्था में फल को तोड़ें, ताकि मार्केट में अच्छा प्राइस मिल सके। ये तो ध्यान आपने रखना ही है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो फल है वो मैच्योर ज़्यादा ना हो जाए। एक जो इसका जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये मतलब एक तरह से खाने लायक नहीं, इसमें रेशा बन जाते हैं। एक्चुअली खाने लायक तो क्या कहें, रेशा बन जाता है इसमें, और रेशा बनने का मतलब है कि उसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो रेशा बनने, जब ये कोमल अवस्था में हो तभी वो तोड़ें, और इसको अच्छी तरह से मार्केटिंग करें, बंडल बना करके। नॉर्मली इसको बांध करके और इसका बंडल बना लिया जाता है। डिपेंड करता है कितने साइज़ का आपने है। जो अगर लंबे वाला मीटर फली है तो इसको 2 से 3 जगह गांठ बांधनी पड़ती है, और इसकी मार्केटिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। कम मतलब इसको बेचना आजकल के ज़माने में, जहां कई तरह के वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसकी डिमांड बनी रहती है। और ये भी डिपेंड करता है कि इसमें ये चूँकि इसमें जितने भी फूल आते हैं, सभी जो फूल है वो फल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि फूल गिरने की समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। हर फूल जो है वो फल में कन्वर्ट होता ही होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो परागन की क्रिया होती है वह तो कीड़ों, मधुमक्खियों के द्वारा तो होती ही है। साथ में ये मतलब इसमें दोनों मेल और फीमेल जो पार्ट होता है वो दोनों एक ही फ्लावर में होता है। तो जैसे आप मटर में देखें, मटर की फली फूल की तरह ही मिलता
मिलता जुलता इसका फ्लावर शुरू में दिखाई देता है। तो इसमें स्प्रे करते समय ज़रूर अवश्य ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जो हार्ड कीटनाशक है, जो बहुत ज़्यादा कीड़ों, हमारे मित्र कीटों को नुकसान पहुंचाता है, उनका स्प्रे और उससे मतलब उसको ध्यान में रखते हुए स्प्रे करें। कई तरह की पहले तो हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वैरायटी इसकी किस्में हैं। तो किस्मों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं जो है सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी किस्में लगाई जाती है। इसमें सबसे पहला जो है वो पूसा शुभ्रा है। पूसा शुभ्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा दूसरा जो है पूषा कोमल है। तीसरा है जो है अर्का मेघना है। उसके अलावा अर्का गरिमा है और कोयम्बटूर 1 है। उसके अलावा कोयम्बटूर 2 है। उसके बाद काशी श्यामल है, काशी निधि है। उसके बाद भीम है और माइको की भी कई, ये तो सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो बीज हैं। और इसके अलावा जो हम लगाते हैं वो हैं, जैसे माइको का हम अगर लॉन्ग यार्ड बीन की बात करें तो जो माइको का लॉन्ग यार्ड बीन आता है, सेमिनस का अनमोल F1 आता है। उसके बाद ननहेम्स का विजय आता है और ईस्ट वेस्ट का ओरिएंट वंडर है या एंडी है या रीमा है, इसको भी लगाते हैं। इसके अलावा राशि सीड का सुपर यार्ड लॉन्ग बीन है, ये इसको भी लगाते हैं। इसके अलावा एडवांटा सीड का यार्ड लॉन्ग बीन है F1 हाइब्रिड। उसके बाद नामधारी सीड का यार्ड लॉन्ग बीन हाइब्रिड है, यार्ड लॉन्ग बीन नामधारी सीड 634 आता है। उसके बाद सिजेंटा का यार्ड लॉन्ग बीन हाइब्रिड आता है। उसके बाद आयरिश हाइब्रिड F1 है और सुपर लॉन्ग 77 है। स्काटा का भी हरिरानी आता है। उसके बाद VNR का लाफा भी है। उसके अलावा ऊर्जा सीड, अशोका सीड, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो इसका बीज बनाती है। और ये सारे जो बीज अवेलेबल हैं, ये मार्केट में आपको सही समय पे आपको ख़रीद करके रख लेना चाहिए जब आपको बिजाई करनी है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी आप लगाना चाहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी वैरायटी हैं वो भी अच्छे हैं और प्राइवेट सेक्टर के हैं वो भी अच्छे हैं। लेकिन हाइब्रिड जो कुछ देखा है मैंने कि हाइब्रिड जो होता है वो ज़्यादा समय तक फलन देता रहता है। उसमें फलियां 3 से 4 गुच्छों में एक साथ फलती है और नॉर्मली जो प्रोडक्शन है वो 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का देखा गया है। ये डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी, जो कौन सी किस्म आप लगा रहे हैं। 1 हेक्टेयर में करीब एवरेज जो है, अगर अच्छी तरह से आपने उत्पादन तकनीक को फॉलो किया है तो करीब और अगर बीमारी और कीड़े की समस्या को नियंत्रित किया है तो आपको करीब 80 से 100 क्विंटल के बीच में एवरेज जो है वो यील्ड आ जाता है। यानी कि प्रति कनाल 4 क्विंटल का करीब एवरेज आना चाहिए। और ये फलन भी बहुत तेज़ी से, मतलब जब फलने लगता है तो इसकी हर दूसरे या तीसरे दिन तुड़ाई करनी पड़ती है। तो ये सारी वैरायटी जो है आप इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो एफिड है। एफिड जो पत्तियां के शीर्ष भाग में, पौधे के शीर्ष भाग में मोस्टली या फूल के आसपास ये लगे होते हैं कीड़े, और ये काले रंग के होते हैं और ये पौधे से रस चूसते हैं और कई बार इसमें जो है शहद के जैसा स्राव निकलता है और जिसके कारण इसमें कई बार आपने देखा होगा कि मीटर फली में चींटियाँ लगती हैं। तो इसके लिए आप नीम का तेल और साबुन का पानी का घोल मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप शैम्पू का भी स्प्रे करें या हैंड वॉश जो लिक्विड होता है उसको करीब एक पंप में 40 से 50 ml लेकर के और उसको घोल करके इसका छिड़काव करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाता है। नीम का तेल सबसे बढ़िया है। अगर नीम का तेल के साथ थोड़ा सा शैम्पू मिला करके आप स्प्रे करें तो वो भी कंट्रोल हो जाता है।
इसके बाद हम थ्रिप्स की बात करेंगे। पत्तियों पर आपने देखा होगा कई बार कि सिल्वर रंग के धब्बे और पत्तियां सूखने लगती है, जो सिल्वर रंग का धब्बा बनने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए भी, थ्रिप्स के लिए भी नीम का तेल अगर आप छिड़काव करेंगे तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा आप जो इंसेक्टिसाइड है जो थ्रिप्स के लिए, उसका हल्की फल्की जो इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, चूँकि ये बरसात के मौसम में कई बार वाइट फ्लाई की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये जो है पत्तों के निचले भाग में रहते हैं और रस चूसते हैं, और वहाँ पर भी ये मैंने देखा है कि वो पत्ते, उसमें से जो पत्ते के जहाँ पर ये वाइट फ्लाई लगा होता है वहाँ से सफ़ेद रंग का स्राव निकलता है। इसके लिए येलो स्टिकी ट्रैप है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा नीम का तेल और डिश वॉश जो है साबुन का मिला करके इसका स्प्रे करें तो ये वाइट फ्लाई भी कंट्रोल रहती है। बस खाली ये करना होता है कि जब आप इसका स्प्रे करें तो बारिश अगर हो जाए तो पुनः तुरंत स्प्रे कर दें। अगर आज स्प्रे किया और 2-3 दिन तक, 1 सप्ताह तक बारिश नहीं है तो दोबारा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आज स्प्रे किया और कल ही बारिश हो गई तो आप उसके बाद आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एक बीमारियां भी है, जैसे इसमें आपने देखा होगा कि उकठा रोग, जिसमें पौधे अपने आप जो है वो सूखने लगते हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, जड़ सड़ने लगता है। तो इसमें किसान अपने लेवल पे सबसे पहला तो ये काम करे कि जल, अगर पानी की मैंने आपको शुरू में बताया कि जल के निकास की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो जल पौधे के जो ग्रसित पौधा है उसको हटा देना चाहिए, और बीज को बेबिस्टिन या थेरम या कैप्टान से उपचारित करके इसको लगाना चाहिए। कई बार पत्तियों पे धब्बे नज़र आते हैं जो भूरे और काले रंग के धब्बे होते हैं। इसमें जो कई सारे फंजीसाइड आती है, जैसे अगर आप बात करें तो सिंपल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, या इसके अलावा रिडोमिल का स्प्रे कर सकते हैं, या बेबिस्टिन का साथ में डायथेनियम 45 को मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, जो पत्तियों के धब्बों को ये शुरुआत में ही आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा कई बार इसमें पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है और पत्तियों के ऊपर सफ़ेद रंग के पाउडर नज़र आते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है वो इसमें, चूँकि ये कीड़ों को द्वारा फैलता है, और इसके बाद इसमें जो नीम के तेल के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर पाउडरी मिल्ड्यू है तो कैराथेन का स्प्रे किया जा सकता है। कैराथेन बहुत कारगर इसमें है, काम करता है, जो सल्फर फंजीसाइड है उसका प्रयोग करना चाहिए। और पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या अगर हो तो, अगर 1-2 पौधे पे आए तो कुछ अगर पत्तों पे नज़र आए तो उन पत्तों को काट करके या तोड़ करके हटा देना चाहिए, या जला देना चाहिए, या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा बैक्टीरियल बिल्ट की भी समस्या इसमें आती है। पौधा खड़ा जो है खेत में पौधा रहता है तो एक एक करके पौधा सूखना शुरू हो जाता है, पौधा मुरझाना, पौधे के पत्ते हरे रहते हैं और फिर भी मुरझाने लगता है। उस कंडीशन में आपने जो है वो कम से कम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह का स्प्रे करें, या बैक्टीरियल नियंत्रण के लिए कुछ जो बैक्टीरिसाइड आती है उसका स्प्रे करें। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एग्रोमाइसिन वगैरह का आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी समस्या आती है और इससे बहुत किसान जूझता है, वो है चींटियों की समस्या। चींटी का नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह न केवल ये जो है जो फूलों को भी नुकसान पहुंचाता है, और अक्सर जहां पर एफिड लगे होते हैं कि वहीं पे चूँकि एफिड जो है वो थोड़ा काले रंग का स्राव छोड़ता है या शहद टाइप का, तो वो वहाँ से वो क्या करता है, उसके कारण जो मीठा होता है तो चींटियाँ उसमें लगती है, और जो चींटियाँ लगती है अल्टीमेटली वो उसको खाने के लिए आती है, और उसके बाद चींटियाँ जो है वो फूलों को नुकसान पहुंचाती है। इससे क्या होता है, एक तो फूल गिरते हैं, और चींटियाँ भी पौधों से पत्तों का रस चूसती है, कई बार काट करके उसके फूलों को नुकसान पहुंचाती है। फल बनते समय उसके जो पौधे फूल हैं वो गिरने लगते हैं। तो
तो इसका नियंत्रण के लिए एक तो डायटमस अर्थ होता है जो मिट्टी टाइप का होता है, उसका घोल बना करके इसके ऊपर छिड़का जा सकता है। इसके अलावा बोरेक्स और चीनी का मिश्रण है, इसको बना करके भी आप अगर बोरेक्स जो मार्केट में मिल जाता है और इसका घोल बना करके इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। नीम का तेल इसमें बहुत कारगर है चींटियों को कंट्रोल करने के लिए। नीम का तेल का घोल बना लीजिए आप 1 लीटर में 5 ml कम से कम डाल करके। और एक जो है जैसे हम इसमें ये जो होता है जिसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा जो है, उसका स्प्रे भी इसमें कारगर होता है। खाने वाला सोडा जो है 15 लीटर में करीब 15 से 20 ग्राम डाल करके और उसका स्प्रे करके आप देखिएगा तो चींटियाँ भाग जाती है या हट जाती है। इसके अलावा आप सिरका का भी स्प्रे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इससे भी चींटियाँ कंट्रोल में रहती है। चींटियों को पौधे के आसपास के एरिया में अगर आपने इसका प्लास्टिक का मल्च बिछाया है तो चींटियों की समस्या बहुत कम होती है, क्योंकि चींटियां पौधों के तने के सहारे ही चढ़ती है और प्लास्टिक का मल्च होने के बाद इसके ऊपर चढ़ने के लिए चींटियों को मुश्किल होती है। तो आप प्लास्टिक मल्च लगा करके भी इसको कर सकते हैं। चींटी इसके उत्पादन को काफ़ी कम कर देता है। चींटियों की समस्या को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चींटी जो है हमारे जो है किसी नुकसान का पौधे का तो किसी तरह का नुकसान नहीं करता। ये फूलों को गिराता है और फलन को नुकसान करता है। जो कीड़े होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी ये सहायता करता है, तो इसकी संख्या को बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली चींटियों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। केमिकल कंट्रोल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि आपने एक फिप्रोनिल का या साइपरमेथ्रिन का भी आप बाइफेंथ्रिन का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद साबुन और पानी का घोल बना करके भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एफिड्स के नियंत्रण के लिए जो है एफिड हमारे जो इसमें मीटर फली में सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है। और ये जो कोमल भाग होता है पौधे का, शीर्ष भाग, कोमल भाग को ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करता है। और कई बार आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं, जो डंठल है, जो ऊपर का शीर्ष भाग है वो मुड़ने लगता है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। इसमें मल्च का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। पौधे के पास अगर आप सूखे खरपतवार या मल्च अच्छा तरह से डालेंगे, पत्तों का मल्च डालेंगे तो चींटियाँ कम आती है। या चूने वगैरह का भी अगर आप पौधे के जड़ के पास थोड़ा सा डालें चारों तरफ से, तो चींटियों का जो आगमन होता है या चींटियों का जो असर होता है उसको कम किया जा सकता है। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जो इसके लिए किया जा सकता है। हम टिप्स की बात करें कि मीटर फली उगाने के लिए अगर किसानों को टिप्स देना है तो उसमें जलवायु और मिट्टी के अनुसार जो किस्मों का चयन है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर या जो सरकारी पब्लिक सेक्टर है उसके द्वारा जो अनुमोदित किस्में हैं उसी का प्रयोग करना चाहिए, उसी को लगाना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण ज़रूर करवाएं और मिट्टी की तैयारी, मिट्टी को गहरी जुताई करके अच्छी तरह से और भुरभुरी बना लें। इसके अलावा बीज की गुणवत्ता पर ध्यान रखें। स्वस्थ बीज हो, मतलब ज़्यादा पुराना बीज नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा बीज को ट्रीटमेंट कर करके इसको उपचारित करने के बाद ही लगाएं इसको। रोपाई जो है, अगर रोपण और स्पेसिंग की बात करें तो इसकी रोपाई जो है प्रॉपर डेप्थ पर करें और सही समय पर करें। टेम्परेचर जैसा मैंने बोला था 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए दिन का, तो वो तापमान होने पर ही इसकी बिजाई करें। और बीज बोने का सही समय जो है, जैसे फसल को हम सही तरीके से सही समय पे इसका चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है कि सही समय पे अगर बिजाई नहीं करेंगे तो फिर इसके जर्मिनेशन में भी समस्या आ सकती है। सिंचाई कम मात्रा में करें और समय समय पे करें। नियमित सिंचाई की आवश्यकता इसको होती है, नमी होनी चाहिए पौधे के जड़ के पास। उसके बाद संतुलित उर्वरक का प्रयोग अवश्य करें। और पौधों को आप निरीक्षण, जो अपने खेत है उसको निरीक्षण करते रहें कि पौधे में किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही है, पत्ते पीले तो नहीं पड़ रहे हैं। कई बार पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, मैंने आपको बोला कि इसमें डाउनी मिल्ड्यू वगैरह तो नहीं आता है, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू अवश्य आता है। मैं एक बात कहना भूल गया आप लोग को कि क्या मीटर फली की खेती पॉली हाउस में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मीटर फली की खेती पॉली हाउस में आसानी से की जा सकती है। मीटर फली अगर पॉली हाउस में आपने लगाना है
तो इसकी जो रुपाई है नॉर्मली तो गर्मी के मौसम में नहीं कर करके थोड़ा बरसात के समय में आप करें, और मीटर फली को मेड़ के ऊपर ही लगाएं, जैसे ड्रिपर लगाते हैं नॉर्मली फ्रासबीन वगैरह की खेती जैसे पॉली हाउस में करते हैं उस तरह से। तो इसमें जाला ना लगा करके इसको ऊपर की तरफ बढ़ने दिया जाता है, और जाला जो है वो ऊपर को ना रख करके वर्टिकल रखा जाता है, ताकि उसके साथ ये जो है जाला के साथ ये बढ़ेगा। और इसकी फ्रूटिंग भी चूँकि बेमौसमी अगर इसके उत्पादन होगा तो इसका मार्केट रेट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो पॉली हाउस में भी आजमाया जा सकता है ये एक फिलर क्रॉप के रूप में, और मीटर फली को अगर आप पॉली हाउस में लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन दे सकता है। मीटर फली को लगाने के लिए आपने जो मेड़ बनी होती है, आपने 1 मीटर का जो मेड़ नॉर्मली पॉली हाउस में लोगों ने बना रखा है और जो सभी वेजिटेबल के लिए रिकमेंडेड है, उसमें दोनों सिरों पर एक एक लाइन लगा सकते हैं। बीच से बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर रखें, 25 से 30 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी 60 से 80 सेंटीमीटर रखें, और ऊपर जो है वो वर्टिकल इसको चढ़ने की व्यवस्था रखें। तो ये जालों के ऊपर चढ़ेगा या रस्सियों के सहारे भी ये चढ़ जाएगा, और ऊपर जा कर के अच्छी तरह से ये फ्रूटिंग देगा। और मेरे समझ से मैंने ये भी देखा है कि मीटर फली पॉली हाउस में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देता है। इसकी फलियाँ ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसकी फलियाँ ज़्यादा कोमल दिखती है, फलियाँ की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। तो पॉली हाउस में भी आप मीटर फली का उत्पादन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को बात कर रहा था मीटर फली के बारे में। और मीटर फली एक तरह से लेगुमिनस क्रॉप है। लेगुमिनस का मतलब प्रोटीनियस है, प्रोटीन की मात्रा इसके फलियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये सूख जाते हैं तो इसके बीज का प्रयोग दाल के रूप में भी किया जाता है। तो आज मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि मीटर फली के उत्पादन के लिए आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि सही समय पे बिजाई करनी है, और ऊपर जो समय समय पे बिजाई, इसके तन डालने की आवश्यकता है, यानी जाला जरूर डालें। इसके ज़मीन पे फैलने, ज़मीन पर ये ज़्यादा नहीं फैलता है जब तक इसको कोई सहारा ना मिले, और जाला ज़रूर डालें। इससे क्या होगा कि जाल डालने से ऊपर से जो इसकी फलियाँ होगी उसकी तोड़ने में आसानी होगी। सही समय पर फलियों की तुड़ाई करें। नॉर्मली 8 से 10 तुड़ाई तक इसमें हो जाती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 7 से 8 तुड़ाई तो अवश्य होती है। डिपेंड करता है कि उसको जब फूल आने लगे तो आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, और 2 से 3 तुड़ाई के बाद फल जब तुड़ाई हो जाती है तो हर 3 तुड़ाई के बाद कम से कम एक बार फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। मिट्टी को चढ़ाएं जड़ों के पास, तो ये लंबे समय तक इसके पौधे जो है वो फल देता रहता है। और इसके फल को मार्केट में सही तरीके से साफ़ सुथरा करके, सही तरीके से उसको पैकेजिंग कर करके और मार्केट में भेजें, ताकि आपको उचित मूल्य मिल सके। तो किसान भाइयों, आज मैं मीटर फली के बारे में आपको बता रहा था। जो दूसरी क्रॉप के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अगर कोई प्रश्न पूछना है तो 9418494333 पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगा कि जब भी आप मुझसे प्रश्न करते हैं तो कुछ नया पूछना भी आप चाहते हैं तो अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपको मैं सही जानकारी दे सकूं। किसान भाइयों, धन्यवाद।